Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. I hope you all people will be fine. Okay. So in our today's lecture, we are going to start chapter number 7, which is related to cash and equivalents. तो कैश के बारे में बेसिकली वो पहले आपको बता रहा है कि कैश किस फॉर्म में एक्सेप्टेबल होता है। तो कैश की बेसिकली डेफिनेशन आपके हमारे पास ही होती है। एनी आइटम दैट इज एक्सेप्टेबल टू बैंक फॉर डिपॉजिट इज कॉल्ड कैश। कोई भी आइटम जिसको बैंक जो है वो डिपॉजिट के लिए एक्सेप्ट कर ले उसे हम कैश कहते हैं। कैश को पेपर मनी भी हो सकती है, जैसे पेपर मनी जो हमारे पास मौजूद है उसको कॉइन्स की फॉर्म के अंदर भी हो सकती है पेपर मनी, लाइक करेंसी नोट। ठीक है। प्लास्टिक मनी भी हो सकती है, प्लास्टिक मनी लाइक इन द फॉर्म ऑफ एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर भी हो सकती है, लाइक इलेक्ट्रॉनिकली भी हम लोग फंड्स को जो है वो ट्रांसफर कर लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये उसने बता दिया कि बेसिकली क्या, एनी आइटम दैट इज एक्सेप्टेबल टू बैंक फॉर डिपॉजिट, जो कोई भी आइटम जो कि डिपॉजिट के लिए बैंक एक्सेप्ट कर लेता है उसको हम कैश कहते हैं। द आइटम मे बी इन द फॉर्म ऑफ, अब वो फॉर्म उसकी बता रहा है, रुपी ट्रेवलर चेक। वो रुपी ट्रेवलर चेक की फॉर्म में भी हो सकती है, मैनेजर्स चेक भी हो सकता है, कोई पे ऑर्डर भी हो सकता है। पे ऑर्डर्स को फॉरेन के अंदर उसको एमसी कॉल करते हैं। सिंपल चेक भी हो सकता है। प्लास्टिक मनी इन द फॉर्म ऑफ एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ई कार्ड भी हो सकते हैं। डेबिट कार्ड में बेसिकली हम यूज ऑफ योर ऑन मनी, मतलब अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो इसको मतलब है आप वही पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी आपने अपने अकाउंट में जो है वो रखवाए हुए हैं। क्रेडिट कार्ड का मतलब है यूज ऑफ बैंक्स मनी, बैंक। ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैंक की जो पैसे होते हैं उसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। मतलब कि हम हमारे पास लिमिट होती है, से 10,000 की है, 50,000 की है, हमारे पास अकाउंट में पैसे मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको दैट अमाउंट उस अकाउंट में से ट्रांजेक्शन कर लेते हैं और फिर बैंक उस अमाउंट के ऊपर हमें जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है। चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन इट आफ्टर 52 डेज। तो वो उतने दिनों के बाद उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट चार्ज होने लग जाता है। इसके बाद वो आपको बताता है आईबीएफ, इंटर बैंक फंड ट्रांसफर। इसको, ये बेसिकली क्या होता है, जब एक ही अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, मतलब बैंक आपका एक ही, बैंक ब्रांच सेम है, जस्ट सिंपल एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम पैसे ट्रांसफर करते हैं तो हम इसको इंटर बैंक फंड ट्रांसफर कहते हैं। इंटर बैंक फंड ट्रांसफर के अंदर वो कहता है इन इट इज इलेक्ट्रॉनिक, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सिस रिफ्लेक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ द फंड्स, दैट्स व्हाई फंड्स आर इनटेंजिबल हियर। यहाँ पर जो फंड्स होते हैं ना वो इनटेंजिबल होते हैं। इनटेंजिबल मीन्स विच कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड, क्योंकि देखो एक ही वो जो बैंक है उसके अकाउंट्स हैं, तो एक अकाउंट में से फॉर एग्जांपल मैंने मैडम कोमल के अकाउंट में पैसे सबमिट कराने हैं, तो बैंक के पास तो फिजिकल कैश के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा ना। वो नेशनल बैंक वाले मेरे अकाउंट में से पैसों को माइनस करके मैडम कोमल के पास से पैसों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली हम इसे कहते हैं कि फंड्स की ट्रांसफर है। इसके अंदर कैश इंटेंजिबल रहता है, मतलब उसके अंदर आपको कैश को फिजिकली पे करने की या फिर एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। कैश में कोई भी चेंज नहीं आता ना, मुझे बैंक को जो है वो बैंक के पास से ज़रूरत है कि बैंक मुझे कोई पैसे पे करे या फिर किसी और को पे करे, उसके बाद जो फंड है वो वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे, जस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स। एक अकाउंट से पैसे कम करके दूसरे अकाउंट से जो है पैसों को इंक्रीज कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंट्स। कैश एंड इक्विवेलेंट्स की बात की थी। इक्विवेलेंट्स में क्या कहते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैविंग मैच्योरिटी बिफोर और लेस देन 90 डेज, जिनकी मैच्योरिटी थ्री मंथ्स बेसिकली। ठीक है। जिनकी 3 मंथ से कम होती है, मतलब आप कोई ऐसी सिक्योरिटी परचेज कर लें जिसके ऊपर आपको कोई प्रॉफिट भी मिल जाए और उसको आप 3 मंथ से पहले जो मेच्योर हो जाए। ठीक है। उसके एग्जाम्पल में आपको टी बिल्स बता रहे हैं। टी बिल्स में बेसिकली ट्रेजरी बिल्स होते हैं। टी बिल्स में व्हेन रेवेन्यूज आर लेस देन द डिसबर्समेंट, जब आप रेवेन्यू होता है जो आप अर्न करते हैं और डिसबर्समेंट होती है जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जहाँ पे खर्च करते हैं। वो कहते हैं अगर आपके रेवेन्यूज कम है आपकी डिसबर्समेंट से, तो देन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, दैट ही इशूज ट्रेजरी बिल्स ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट द बजट डेफिसिट। अब डेफिनेटली अगर अगर रेवेन्यूज कम है और डिस्बर्समेंट्स एंड एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली हम खसारे में चले जाएंगे, तो डेफिसिट हो जाएगा। अब डेफिसिट होगा तो जाहिर सी बात है जो भी एक्सपेंसेस होने हैं वो तो होने ही होने हैं ना, तो हम क्या करेंगे, फिर किसी ना किसी से उधार ले लेंगे। ठीक है। तो अब ये क्या होता है, यहाँ पर उधार में क्या करता है गवर्नमेंट जो होती है वो टी बिल्स जो है ना वो इशू कर देती है जनरल पब्लिक को बिल, वो टी बिल्स इशू करके उनसे पैसे ले लेती है, अपने जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको मीट कर लेती है और 3 मंथ्स का उसका प्रॉमिस होता है कि 3 माह के अंदर अंदर वो इसी इन पैसों को आप जनरल पब्लिक को वापस कर देगी। ठीक है। नेक्स्ट बेसिकली बॉन्ड्स की बात करें। बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स आर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। आपको पता है जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी बॉन्ड्स इशू करती है, आप लोगों में से जिसे हम प्राइस बॉन्ड्स कहते हैं, अब वो लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है। गारंटी होती है उसके पीछे गवर्नमेंट की कि जिसके पास बॉन्ड मौजूद है हम उसको एज एन कैश ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसके अगेंस्ट पैसों की पेमेंट हुई हुई है। वो ऐसे ऐसा कोई चेक वगैरह नहीं है कि जी
उसके पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या वो ब्लॉक ना हो जाए या फिर वो डिसऑनर ना हो जाए, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या है, पैसे तो आपको मिलेंगे ही हर सूरत, क्योंकि इसकी बैकएंड पे पेमेंट हो रही है। लेकिन जो बॉन्ड होते हैं वो लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जब गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए चाहिए होता है तो फिर गवर्नमेंट होती है वो बॉन्ड इशू करती है। अच्छा, बॉन्ड्स होते हैं ना वो कंपनीज भी इशू कर सकती हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। लेकिन जो कंपनीज का होता है उसके उसके अगेंस्ट भी कोई ना कोई सिक्योरिटी प्लेज होती है, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के कोई कंपनी है, कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी है, वो कहती है कि जी 1 लाख के हमने बॉन्ड इशू करने हैं, तो 1 लाख के बदले में उनको 1 लाख का अपना कोई एसेट, कोई से फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग हो गई है, कोई मशीनरी है, वो उसको क्या करना पड़ेगा, एज एन सिक्योरिटी वहाँ पर रखवाना पड़ेगा। लेकिन बॉन्ड को कहते हैं बॉन्ड्स आर द लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, वो लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, और उसको हम इक्विवेलेंस की कैटेगरी में ऐड नहीं करते, क्योंकि इक्विवेलेंस की मैच्योरिटी 90 डेज से पहले होनी होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कैश मैनेजमेंट और द फ्लोट मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट को फ्लोट मैनेजमेंट भी कहते हैं। इसमें हमारे पास दो चीज़ें, कैश कलेक्शंस और कैश डिस्बर्समेंट्स। मतलब हमने मैनेज क्या करना है कि कैश कहाँ कहाँ से आ रहा है, कलेक्शन कहाँ कहाँ से हो रही है, और डिस्बर्समेंट का मतलब है कहाँ कहाँ से उसको डिसबर्स कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो कैश कलेक्शन होती है, डिस्बर्समेंट होती है, उसको ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्रोल करना होता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या करते हैं, ऑड प्राइसिंग। ऑड प्राइसिंग का मतलब होता है, आपने नॉर्मली देखा होगा, देखो एक आप कहते हो जी ये प्रोडक्ट कितने की है, 399। नॉर्मली अगर आप किसी ब्रांड्स की शॉप पे जाएंगे ना, 399 की है, 249 की है, उसी के लिए कहते हैं ऑर्डर प्राइसिंग कहते हैं। ऑर्डर प्राइसिंग के अंदर जब जब एक एक रुपए का हिसाब आ जाता है ना, अब देखो 300 आप कहते हैं जी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, थ्री, एक तो 300 का फिगर लग गया, ठीक है। दूसरी बात ये कि वहाँ पर आपकी इवन प्राइसिंग है, जो इवन प्राइसिंग है ना उसमें उसको इतना लाइक नहीं किया जाता मार्केटिंग टर्म। अब एक प्रोडक्ट आपसे कहा जाता है जी ये 299 की है, फर्क तो सिर्फ 1 रुपए का ना। अब जो 299 की प्रोडक्ट है ना, एक तो 200 का डिजिट आपको लग रहा है कि जी ये 200 रुपये में मिलेगी, ठीक है, एक तो वो 200 वाला। सेकेंडली उसकी उसकी जो मैनेजमेंट है जिसमें हम एक एक रुपये का हिसाब रखते हैं, उसके अंदर जो कंट्रोल सिस्टम है वो थोड़ा बेहतर हो जाता है। जॉब रोटेशन में मतलब वो कहते हैं कि आपको जॉब जो है वो रोटेट करनी चाहिए। मतलब एक बंदा जो कैश काउंटर पे बैठा है, ये नहीं कहती सारी ज़िंदगी वो कैश काउंटर पे ही बैठा रहे और उसकी ग्रिप हो जाए पूरे सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से, और वो आराम से जो है वो कोई करप्शन या मैनिपुलेशन कर ले। तो हम जॉब्स को क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। हाँ, आज जो बंदे अकाउंट्स ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको 1 साल के बाद लाइब्रेरी भेज दें, लाइब्रेरी वालों को रजिस्ट्रार ऑफिस भेज दें, रजिस्ट्रार वालों को प्रिंसिपल ऑफिस भेज दें, प्रिंसिपल ऑफिस वालों को एडमिशन ऑफिस भेज दें, ठीक है। एडमिशन वालों को स्कॉलरशिप भेज दें, स्कॉलरशिप वालों को अकाउंट्स भेज दें। दिस इज कॉल्ड जॉब रोटेशन। एक तो मल्टीपल टैलेंट, मल्टीपल टास्क आप सीख जाते हैं, और सेकेंडली जब आप इतना काम सीख जाते हैं तो उसके बाद आप वो भी कर लेते हैं। उसमें किसी सिस्टम के ऊपर आपकी ग्रिप भी नहीं होती है, हाँ जी इस सिस्टम के ऊपर आपकी ग्रिप है, ऑल इन ऑल है, और अब कोई प्रॉब्लम नहीं कर सके आप वहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन में वही बात है कि जब आपका कैश बुक बैंक के बैलेंस के साथ मैच नहीं करता तो फिर हम उसको रिकन्साइल करके देखते हैं कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो उसके लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। जो हमारा करंट चैप्टर है वो सारे का सारा BRS पर ही फोकस्ड है। हमारे पास हर क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और हमने उसके लिए BRS को प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर से कह रहे डिफरेंट पीपल मैनेज फिजिकल कैश एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स डिफरेंट। एक बंदा जो फिजिकल कैश को मेंटेन करे ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो मेंटेन ना करे। अब देखो, अगर बुक्स मैंने ही बुक्स मैनेज करनी है और मैंने ही फिजिकल कैश, तो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं बुक्स में एक चीज़ महंगी लिख दूँ, मैं कहूँ ये प्रोडक्ट 10 रुपये का है, नहीं जी मैं तो ये तो 15 रुपये का है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी 15 रुपये का लिख दूँ और कैश काउंटर से 5 रुपये जो है वो आराम से उठा ले वहाँ से। तो ये जब एक ही पर्सन दोनों चीज़ें मैनेज करता है तो बड़ी आसानी से मैनिपुलेशन हो जाती है। यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, डिफरेंट लोग जो है उस चीज़ को मैनेज कर रहे हो। मतलब एक पर्सन है, उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसके पास इनवॉइस आई है, उसने लिख दिया कि जी 10 रुपये की है। अगर उसके बाद काउंटर से 15 रुपये गायब होंगे, अब काउंटर से तो 10 रुपीज़ जाने चाहिए, लेकिन अगर 15 रुपये जाते हैं तो फौरी तौर पर आइडेंटिफाई हो जाएगा कि 5 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। इसलिए डिफरेंट पीपल शुड मैनेज फिजिकल कैश एंड द बैंक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट सॉरी। देखिए नेक्स्ट वो आपसे कह रहे हैं डिपॉजिट कैश रिसीव्स डेली इम्पैक्ट। जो डेली आपको जितना कैश आपको रिसीव हो डेली बेसिस पे बैंक में डिपॉजिट कर दें, उसको आपको अपने पास कैश के फॉर्म में रखने की ज़रूरत नहीं है। मेक ऑल पेमेंट्स थ्रू चेक एक्सेप्ट द पेटी कैश। पेटी कैश क्या होता है इसको हम फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ऑल पेमेंट्स, जितनी भी पेमेंट्स हैं उसको चेक के थ्रू करें ताकि उसमें भी आपके पास वो ना हो, मैनिपुलेशन ना हो सके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट रहता है सेपरेटिंग द एक्सपेंडिचर अप्रूवल एंड साइनिंग द चेक ड्यूटीज। अच्छा, दोनों पर्सन की, एक पर्सन जो कि एक्सपेंडिचर को अप्रूव कर रहा है प्लस एक पर्सन जो कि चेक को साइन कर रहा है, वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। अब ये नहीं कि आप कहेंगे कि हाँ जी इस चीज़ की ज़रूरत थी, उस बंदे ने एक्सपेंडिचर को अप्रूव किया और फौरी तौर पर जो चेक इशू करा के पैसे निकलवा लिए।
एक्सपेंडिचर जो अप्रूवल अथॉरिटी है वो कोई बड़ी मैनेजर के पास मौजूद होनी चाहिए। हाँ, वो उसको विजिलेंटली देखे कि हाँ भी इसमें कंपनी में चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, फिर वो उस चीज़ को जो है वो खरीदने की अप्रूवल दे। जब वो अप्रूवल दे तो उसके बाद जिसने बंदे ने चेक जो है वो साइन करवाना है वो पर्सन कोई और होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंटल बजट्स, बजट्स बनाने चाहिए। बजट्स बनाने के साथ भी काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो बिजनेस में मैनेज हो जाती हैं। अच्छा जी, हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द लेक्चर, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले तो वही कंपनी का नेम आ जाता है, उसके बाद सेकंड में हम उसका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का नाम मेंशन कर देते हैं, उसके बाद हम मेंशन करते हैं उसका जो भी ईयर होगा या फिर मंथ होगा। अब यहाँ पे कह रहे कैश बैलेंस एज पर कैश, यहाँ पे आपसे कह रहा था कैश बैलेंस एज पर आपके पास जो है वो कैश बैलेंस ऑफ, अच्छा, कैश बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एंड कैश बैलेंस एज पर लेजर और द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स इज नॉट इक्वल। ये बेसिकली नॉट इक्वल टू के साइन को क्रॉस किया गया। मतलब अगर कैश बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट जो आपका कैश बैलेंस शो करी है वो प्लस जो कैश बैलेंस एज पर लेजर या बुक्स ऑफ अकाउंट अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अच्छा, मोस्टली डिस्क्रिपेंसीज क्या क्या हो सकती हैं, डिफरेंसेस क्यों क्यों आ सकते हैं, उसमें दो चीज़ें देखो। कैश बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट का जितना भी बैलेंस होगा वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे और उसमें ऐड करेंगे डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट। डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट का मतलब है, ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में जिनका ट्रांसफर अभी हो रहा है, ठीक है। इन ट्रांजिट का मतलब है अभी वो डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट है, मतलब हमने बैंक में कोई अमाउंट डिपॉजिट करानी थी, हो सकता है हमारे पास कोई कैश आया हो या हमारे पास कोई चेक आया हो, हमने उसको बैंक में भी डिपॉजिट करना था, लेकिन वो डिपॉजिट अभी ड्यूरिंग द ट्रांजिट है, मतलब अभी वो रास्ते में है, अभी तक वो हो नहीं सका, ठीक है। इसको हम रिसीवेबल्स भी कहते हैं, इसको हम अनकलेक्टेड चेक्स भी कहते हैं। इसका मतलब है ये वो, मतलब हमने हमारे पास पैसे आए या हमारे पास चेक आया, हमने अपने पास उसको राइट कर लिया, ठीक है। अच्छा, राइट करके हमने बैंक में भेज दिया, हमने कहा जी इसको जमा कर लें। से फॉर एग्जांपल 5 बजे से लेट हो गए थे, बैंक वालों ने कहा जी आज नहीं जमा हो सकता, आज 31 दिसंबर ऐसे फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा जी कि आज मतलब से मंथ की क्लोजिंग थी, उन्होंने कहा जी 5 बज गए, अब हमने इसको जमा नहीं करना, अब ये आपकी नेक्स्ट डेट पे जमा होगी। अब हमारे पास तो कैश बुक में जमा हो चुका है, अब जब वो रिकनसाइल होगा बैंक स्टेटमेंट के पास तो बैंक स्टेटमेंट उसको शो नहीं करेगी, तो हम उसको यहाँ पर खुद से ऐड कर देंगे। डिपॉजिट्स इन ट्रांसफर जो अनकलेक्टेड चेक्स हैं, मतलब वो चेक आ चुके हैं, पेमेंट्स आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक बैंक में जमा नहीं हुई, तो अगर बैंक में वो कोई भी उसकी रीजन होगी जो कि आपको वो क्वेश्चन में बताया करेगा, तो डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सब टोटल आ जाएगा जितनी भी अमाउंट होगी, उसमें से लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग चेक्स। अब आउटस्टैंडिंग चेक्स बेसिकली क्या है, पेमेंट्स हैं या अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। मतलब ये कि आपने किसी बंदे को चेक दिया, ठीक है, आपने किसी की पेमेंट करनी थी, आपने मुझे पेमेंट करनी थी, आपने मुझे चेक दे दिया, मैंने आपसे चेक रिसीव किया, आपने अपने पास जो भी आपके पास आप अपना कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे थे, आपने उसमें से बैलेंस माइनस कर दिया कि जी इतनी अमाउंट हम पे कर चुके हैं। अच्छा, मैं वहाँ से निकली हूँ, मुझे कोई और काम था, मैं चेक कैश करवाए बगैर ही अपने घर आ गई हूँ और मैंने कहा मैं नेक्स्ट कल या परसों जब भी मेरा दोबारा चक्कर लगेगा बैंक के करीब मैं इसको विड्रॉ करवा लूँगी। अब आपके पास तो आपने तो बैलेंस माइनस कर लिया, लेकिन बैंक में अभी तक वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, इसको अनप्रेजेंटेड चेक कहते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली इस तरह के जो अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं या आउटस्टैंडिंग चेक्स होते हैं उनको लेस कर लेते हैं, क्योंकि अगर आज वो नहीं भी प्रेजेंट हुआ तो वो कल या परसों में एक आधे दिन में हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका बैलेंस जब आपका डिक्रीज होना ही होना है। तो इस वजह से अगर बैंक स्टेटमेंट में कोई भी कहीं पर बैंक स्टेटमेंट में दो वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। देखो, एक तो हो सकता है कि आपके पास डिपॉजिट्स इन ट्रांजेक्शन बैंक ने अभी तक उसको ऐड नहीं किया तो हम अब कर देंगे। दूसरी बात हमारे पास क्या है, अनप्रेजेंटेड चेक्स हो सकता है कि बैंक ने अभी तक वो माइनस नहीं किए, अगर नहीं किए तो हम कर देंगे क्योंकि वो एक आधे दिन में हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एडजस्टेड कैश बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट का एडजस्टेड कैश बैलेंस कितना है। अच्छा, नंबर 2 पे, अब जो नंबर 2 पे रिकनसाइल है वो किसके साथ होनी है, कैश बैलेंस एज पर लेजर के साथ। अब कैश बैलेंस एज पर लेजर हम यहाँ पे उसको मेंशन कर देंगे। अब उसमें हमने ऐड करना है बैंक कलेक्शंस, अगर कोई अमाउंट थी जो बैंक ने डायरेक्टली, हम कभी कभार बैंक को इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि जी कोई इंटरेस्ट की पेमेंट है, रेंट की पेमेंट है, हम कहते हैं ये डायरेक्टली तो हमारी तरफ से रिसीव कर लेना। हम इसी तरह से कोई पेमेंट्स भी हो सकती हैं, हमने उनको पहले से अथॉरिटी दी होती है, जैसे एक तो ये हमने कहीं पे इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की थी, तो आप बैंक से कह दें कि जी मंथली आप मेरे अकाउंट में से इतने पैसे जो है ना वो उधर दे दिया करें, ठीक है। तो वो मतलब दोनों बैंक कलेक्शंस भी हो सकती हैं और उसके जो होते हैं वो आपके उसके विड्रॉल भी हो सकते हैं। तो अगर कलेक्शन होंगे तो उसको ऐड कर देंगे और अगर कुछ वो होंगे मतलब उसमें कोई पेमेंट्स होंगी तो उसको हम माइनस कर देंगे। देखो जैसे यहाँ पे उसने ऐड किया ना, ऐड बैंक कलेक्शन, बैंक ने अपने भी हाथ के ऊपर कोई अमाउंट कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डाल दी और हमें उसका पता नहीं है, हमें नहीं पता, हमें पता चल गया तो अब हम उसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। दूसरी बात ये, यहाँ पे उसने देखो प्री ऑथोराइज डेबिट्स, डेबिट का मतलब है हमारे अकाउंट से उसने अमाउंट माइनस कर ली है, ठीक है।
तो अगर प्री ऑथराइज डेबिट्स होंगे तो वो माइनस हो जाएंगे। जैसे बैंक कलेक्शन ऐड होंगी, ऐसे जो प्री ऑथराइज डेबिट्स या प्री ऑथराइज पेमेंट्स होंगी, मतलब पहले से हमने बैंक को अथॉरिटी दी हुई थी कि हाँ जी आप इसको मेरे अकाउंट से डिडक्ट करके वहाँ पे डिपॉजिट कर दीजिएगा, तो वो माइनस हो जाएंगी। इसके बाद अगर इंटरेस्ट, अगर कोई इंटरेस्ट की पेमेंट है तो उसको भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। इसके अलावा एनी एरर ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी, अगर कंपनी से कोई एरर वगैरह हो गया है, वो एरर जब आएंगे तो हम देख लेंगे। एरर्स में समटाइम्स ऐड भी हो सकता है और एरर्स में समटाइम माइनस भी हो सकता है, वो अब एरर की टाइप पे डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पर इसके बाद हम क्या कहते हैं, ये वाला हो गया। उसके बाद हमारे पास सब टोटल आ जाता है। सब टोटल में से हम चीज़ों को माइनस करते हैं। माइनस करने के लिए हमारे पास पहले नंबर पे मौजूद है एनएसएफ चेक्स। एनएसएफ मीन्स नॉन सफिशिएंट फंड्स। नॉट सफिशिएंट फंड्स का मतलब है कि आपके अकाउंट में पैसे मौजूद नहीं। हमने कोई चेक जो था वो हमारे पास आया, हमने उसको बैंक में भेज दिया। अब बैंक वालों ने जब देखा तो अकाउंट में पैसे मौजूद नहीं थे। अब देखो हमारे पास चेक आया, हमने पैसे अपने पास ऐड कर लिए हैं, ऐड कर लिए तो बैंक में भेज दिया, बैंक में भेज दिया तो चेक डिसऑनर हो गया क्योंकि वहाँ पे फंड्स ही मौजूद नहीं थे। अब बैंक वालों ने तो पैसे वहाँ पे जमा नहीं करने, लेकिन हमारे पास वो पैसे जमा हुए में, क्योंकि हमारे हिसाब से तो चेक आ गया था, तो हमने कहा जी पैसे तो आ गए, हमने तो ऐड करके तो बैंक भेज दिया था। बैंक से जाके जब पता चलेगा, अगर बैंक स्टेटमेंट कोई चेक एज एन एनएसएफ उसको शो करती है नॉट सफिशिएंट फंड, वो चेक में फंड मौजूद नहीं थे, वो डिसऑनर हो गया, तो हम उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, फिर बाद में है ये दोबारा की बात है कि दोबारा से हम अकाउंट रिसीवेबल्स को अप्रोच करें कि जी आपने जो चेक दिया था वो तो डिसऑनर हो गया, तो दोबारा पेमेंट करें, वो और चीज़ है। लेकिन अगर एनएसएफ चेक्स होंगे तो वो लेस हो जाएंगे, अगर कोई प्री ऑथराइज डेबिट्स है तो वो भी माइनस हो जाएंगे। सर्विस चार्जेस, जैसे अभी क्लास में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर सर्विस चार्जेस हैं कोई बैंक ने डिडक्ट कर लिए हैं तो वो भी वहाँ से हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर बैंक स्टेटमेंट से पता चल जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एडजस्टेड कैश बैलेंस एज पर लेजर। अब ये जो एडजस्टेड कैश बैलेंस एज पर हमारे पास ऐसा बैंक स्टेटमेंट और एडजस्टेड कैश बैलेंस एज पर लेजर, ये दोनों बैलेंसेस सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों बैलेंसेस आपके सेम हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने करना है ये जनरल एंट्रीज फ्रॉम द रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट के अंदर जो भी हमारे पास एंट्रीज होती हैं हम वो पास ऑन करेंगे। अब इन एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये वाला जो ट्रीटमेंट है ना, ये हम कर चुके हैं। डिपॉजिट इन ट्रांसफर्स हम ऑलरेडी अपने पास ऐड कर चुके थे, बैंक ने ऐड नहीं किया था तो हमने कर दिया। आउटस्टैंडिंग चेक्स हम अपने पास से माइनस कर चुके हैं, बैंक ने इसको माइनस नहीं किया तो हम इसको कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने कुछ नहीं करना, यहाँ तक बैंक ने करना है। जब बैंक के पास चेक पहुंचेगा तो बैंक ऐड कर देगा, जब बैंक के पास आउटस्टैंडिंग चेक आएगा तो बैंक पेमेंट करके माइनस कर देगा। ये बैंक ने करना है। हमने क्या करना है, हमने हमने इन चीज़ों को ट्रीट करना है। अब देखो, बैंक कलेक्शन, अगर बैंक के लिए कोई कलेक्शन किया तो डेफिनेटली वो किसी अकाउंट रिसीवेबल से ही पैसे लिए हैं उसने। ठीक है, तो उस वजह से हमारा कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। अगर ऐड करेंगे तो डेफिनेटली कैश अकाउंट ऐड होगा ना उसमें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैश अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। एक बार जैसे उसने लिख दिया अकाउंट रिसीवेबल, किसी अकाउंट रिसीवेबल से पैसे लेने थे जिसने डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिए, या बैंक ने डायरेक्टली उससे कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में जमा करा दिए, तो हम कहेंगे उस अकाउंट रिसीवेबल से पैसे आ गए हैं। ऐसे कोई इंटरेस्ट की पेमेंट थी तो इंटरेस्ट की पेमेंट आ गई है। यहाँ पे फॉर एनी एरर, कोई भी एरर था, ठीक है, उसने यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट, हो सकता है ऑफिस इक्विपमेंट हमने जो था वो किसी और अमाउंट में परचेज किया था और रिकॉर्ड करते टाइम से फॉर एग्जांपल हमने 515 का परचेज किया था और लिखते वक्त हमने 551 लिख दिए थे। अब देखो वो तो आया था 515 रुपए का, हमने लिखते हुए गलती से क्या लिख दिया, 551 लिख दिया। अब हम एक्चुअली हमने इसके वे किए थे 515। अब वहाँ पे पेमेंट कितनी की आ रही है, 551 की, वो ज़्यादा अमाउंट से आ रही है ना। इसका मतलब है 36 रुपीज़ से हमने उसको ज़्यादा क्रेडिट कर लिया अपने कैश को, तो वो जो एरर होगा उसको हम दोबारा से उसमें ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, तो वो ऑफिस इक्विपमेंट में भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, जिसमें भी होगा उसको वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और देखो यहाँ पे जब कैश, अब यहाँ पे क्या था, इन चीज़ों की वजह से कैश हमारा क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। इनकी वजह से हम क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे और अपने पास जो है वो मेंशन कर लेंगे। देखो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा अकाउंट रिसीवेबल, मतलब पहले तो हमने लिखा था जी अकाउंट रिसीवेबल से पैसे आ गए हैं, अब यहाँ पे तो एनएसएफ चेक हो गया था और वो डिसऑनर हो गया, तो इस एंट्री को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल को पहले जो हमने क्रेडिट किया था, अपना एसेट खत्म किया था, अब दोबारा से एसेट जनरेट कर लेंगे। और जो सर्विस चार्जेस है वो भी हमारा एक्सपेंस था, सर्विस चार्जेस को हम दोबारा से डेबिट कर लेंगे और जो कैश था इनके अगेंस्ट वो हमारे पास से क्या हुआ, चला गया है। तो दो चीज़ें जो आपने इस लेक्चर में याद रखनी है वो ये हैं आपके लिए कि एक तो बीआरएस के अंदर मैक्सिमम मतलब दो चीज़ें हमने उसमें एडजस्ट करनी होती हैं, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और चेकबुक का बैलेंस, जो सॉरी कैश बुक का बैलेंस। और दोनों के अंदर कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट कर सकते हैं, प्लस उनकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी। इसके अलावा पर्पस क्या होता है, पर्पस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ रिकंसाइल करना ही होता है। ठीक है,
या फिर जो कंपनी के एसेट्स होते हैं उनको सेफ गार्ड करना, ताकि कोई भी जो है वो प्रॉब्लम या मैनिपुलेशन ना हो सके, ठीक है। इन शब्दों को छोड़ दीजिएगा। जो बाकी की ये यहाँ पर आपके पास कैश कलेक्शन है। कैश कलेक्शन में वो आपको बता रहे हैं कि उसके अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो हो सकती हैं कैश कलेक्शन के अंदर, और फिर कैश डिस्बर्समेंट्स जिसमें हम कैश को जो है वो पेमेंट्स करते हैं, कहाँ कहाँ पे होंगी उसकी पेमेंट्स। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे पेटी कैश। पेटी कैश जब हम करेंगे तो मैं आपको पेटी कैश वाला इन डिटेल करवाऊंगी। अब जो हमने कल की क्लास में स्टार्ट करना है वो हमारे पास होंगे इंशाल्लाह न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो इस लेक्चर को आप गौर से एक बार देख लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हम इसके ऊपर जो है वो स्टार्ट करेंगे, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर बच्चों, विश यू गुड लक।